हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले 4 मेन ग्रुप्स यानी संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले 4 प्रमुख समूहों का हम वर्णन करने जा रहे हैं। एक संक्षिप्त परिचय आपको मिलेगा। चलिए सीधे चलते हैं संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले 4 प्रमुख समूहों का वर्गीकरण करने के लिए। देखिए, संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त जानकारी हमें 4 मेन ग्रुप्स फाइलम प्रोटोजोआ की हमें आप लोगों को देनी है। देखिए, जो फाइलम प्रोटोजोआ है ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। किंगडम प्रोटिस्टा, ये आर.एच. विटेकर ने इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। हालांकि है तो ये, अगर हम किंगडम इसको एनिमल भी कह सकते हैं, एनिमेलिया भी कह सकते हैं, लेकिन ये आर.एच. विटेकर के अनुसार क्या है, संघ प्रोटिस्टा में यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में इसको रखा गया है। और इनकी विशेषता क्या है, ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं। संघ प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जो जीवधारी हैं या ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, यानी एक कोशिकीय होते हैं। ये सब कैसे होंगे, एक कोशिकीय होंगे। दूसरा, ये सभी यूकैरियोट होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, यानी कि सुकेंद्रकीय। इसको हम हिंदी में सुकेंद्रकीय कहेंगे। इसका मतलब इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसका मतलब है स्पष्ट केंद्रक, इनमें केंद्रक होगा, केंद्रक उपस्थित होता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं सुकेंद्रकीय। सु माने स्पष्ट और केंद्रकीय केंद्रक। तो ये यूकैरियोटिक होंगे। और तीसरा बिंदु है, ये सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ये माइक्रोस्कोपिक होंगे, यानी कि सूक्ष्मदर्शीय होंगे। इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको देखा जाता है। और ये जो है नेक्स्ट है इसका, ये हेट्रोट्रॉफिक या फ्री लिविंग होते हैं। या तो हेट्रोट्रॉफिक होंगे यानी विविध पोषी या परपोषी। ये परपोषी होंगे, इनको हम परपोषी भी कह सकते हैं, विविध पोषी या परपोषी। ये परपोषी होते हैं, अपन भोजन के लिए ये दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। इसके अतिरिक्त या ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का मतलब है स्वतंत्र जीवी। ये स्वतंत्र रूप से भी जीवन यापन कर सकते हैं, यानी परपोषी के अलावा ये मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में, पानी में, और पानी भी कौन सा, समुद्र जल में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और नम भूमि में भी ये पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा ये प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ के ये मुख्य लक्षण हैं जो संघ किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जो प्रोटोजोआ है, जो प्रोटोजोअन्स हैं या प्रोटोजोआ जो फाइलम है, तो प्रोटोजोआ को हम 4 मेन ग्रुप में, प्रोटोजोआ के जो 4 मुख्य समूह निम्नलिखित हैं ये हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो समूह है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, सबसे पहला है अमीबिक, अमीबिक प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स, इसका मतलब है अमीबीय प्रोटोजोआ। ये हैं अमीबीय प्रोटोजोअन यानी अमीबीय प्रोटोजोआ हो गए। तो देखिए, अमीबीय प्रोटोजोआ की बात करते हैं, ठीक है। तो अमीबिक प्रोटोजोआ, तो देखिए अमीबिक प्रोटोजोआ में कौन कौन से जीवधारी आते हैं इसके बारे में हम बताते हैं आपको। देखिए, अमीबा जो अमीबिक होंगे तो उसमें आएगा, देखिए, अमीबा प्रोटियस। पहला जीव होगा अमीबा प्रोटियस। और अमीबा प्रोटियस जो है ये फ्री लिविंग होता है, स्वतंत्र जीवी होता है। ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन है, यानी कि पानी जो स्वच्छ जलीय तालाब में ये पाया जाता है।
तो अमीबा प्रोटियस हो गया, और दूसरा हो गया एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, ये पेचिस कर देता है, डिसेंट्री रोग कर देता है, इससे पेचिस हो जाती है, तो डिसेंट्री रोग कर देता है। इसके अलावा दूसरी एक और प्रजाति होती है एंट अमीबा की, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा जिंजीवैलिस भी होती है एक वैरायटी, यानी कि एक दूसरी स्पीसीज। तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस क्या कर देता है, पायरिया कर देता है, दांतों में पायरिया रोग कर देता है उत्पन्न। लेकिन अब हम जो सबसे पहले अब इसके बारे में, जो अमीबिक प्रोटोजोअन हैं या अमीबीय प्रोटोजोआ है, तो हम अमीबा प्रोटियस का हम चित्र बनाकर आपको समझाते हैं कि इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये अमीबा की एक संरचना हो सकती है। तो देखिए, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, और ये जो शाखाएं या भुजाएं सी निकल रही हैं, इनको हम भुजाओं को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया यानी कि पादाब, इनसे ये चलते हैं। फूटपाद या पादाब यानी प्रचलन अंग है ये पादाब। इसके अलावा इसके अंदर ये जो जहाँ पादाब है, पादाब के पिछला हिस्सा ये यूरोइड कहलाता है, यानी कि इसको पश्चपाद कह देते हैं, यूरोइड। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जल संतुलन के लिए। अमीबा में जल संतुलन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, यानी कि संकुचनशील धानी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसमें केंद्रक होता है, ये केंद्रक होगा यानी न्यूक्लियस होगा इसमें। और इसके अतिरिक्त हम इसमें बता रहे हैं, देखिए इसमें दो प्रकार का साइटोप्लाज्म यानी कि इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है, एक बाहरी जीव द्रव्य और दूसरा होता है इसमें आंतरिक जीव द्रव्य। तो ये जो जीव द्रव्य हमने बाहर की तरफ बनाया, तो इसको, इस जो कोशिका द्रव्य है, इस वाले कोशिका द्रव्य को हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, यानी कि बाहरी जीव द्रव्य एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर का है उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसके एंडोप्लाज्म में केंद्रक, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और जितने भी कोशिकांग हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम आदि, गाल्जी बॉडीज, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं एंडोप्लाज्म के अंदर। तो एंडोप्लाज्म के अंदर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। फूड वैक्यूल्स भी इसी के अंदर पाई जाती हैं। देखिए, फूड वैक्यूल्स हम बता रहे हैं, ये है फूड वैक्यूल्स, ये फूड वैक्यूल्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। और फूड वैक्यूल्स, तो इस प्रकार ये अमीबा प्रोटियस की जो संरचना है वो कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर जो सबसे बाहर इसका जो आवरण होता है, ये जो सबसे बाहर की जो झिल्ली है, इस आवरण को हम पेलिकल कहते हैं। और पेलिकल के ऊपर एक सिलिका की परत पाई जाती है, इसमें सिलिका की एक परत पाई जाएगी, और ये इसका एंडोप्लाज्म हो गया। यहाँ देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो जल संतुलन या परासरण नियंत्रण के लिए होती है। भोजन का पाचन कोशिका के अंदर ही होता है, अमीबा के अंदर। और ये स्यूडोपोडिया प्रचलन अंग है, यानी कि चलन में सहायक होते हैं। अब देखिएगा, इसमें एक विशेष इसका साइज बताते हैं कि अमीबा का जो साइज है वो कितना होता है। तो जो अमीबा प्रोटियस है, इसका जो साइज है वो 0.25 मिलीमीटर से 0.6 मिलीमीटर तक होता है। तो ये इसका साइज होता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अमीबा प्रोटियस फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है आपको, सी वाटर में भी पाया जाता है, वेट सोयल में भी ये उपस्थित होता है। तो ये फ्री लिविंग होता है, ये परजीवी नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें जो चलन इससे हो गया, और जनन जो है ये बाइनरी फिशन द्वारा कर सकता है। अगर हम बाइनरी फिशन का मतलब है द्विविभाजन द्वारा, अगर, और ये बहुविखंडन भी हो सकता है इसमें। अगर हम अमीबा को दो भागों में, अमीबा को अमर प्राणी कहते हैं,
इसको इमोर्टल एनिमल या ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, क्योंकि अमीबा के हम जितने भी टुकड़े कर देंगे प्रत्येक टुकड़े से एक नया अमीबा बन जाता है, इसलिए अमीबा को अमर प्राणी कहा जाता है। तो ये कैसे, मान लीजिए इसको हम यहाँ से कट कर दिया इस तरह से केंद्रक को लेते हुए, तो इसका केंद्रक यानी कि जेनेटिक जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसका अगर कटे हुए भाग में आएगा तो अमीबा से इस भाग से एक अमीबा बन जाएगा और इस भाग से दूसरा अमीबा बन जाएगा। अगर हमने अमीबा को यहाँ से कट किया तो यहाँ केंद्रक न्यूक्लियर मटेरियल नहीं आया, तो यहाँ से अमीबा नहीं बनेगा, दूसरी डॉटर अमीबा नहीं बनेंगी। तो इसलिए केंद्रकीय पदार्थ जाना बहुत आवश्यक है अमर प्राणी होने के बावजूद। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी कट कर देंगे तो अमीबा के टुकड़े से नया अमीबा बन जाएगा, ये तभी बनेगा जब उसमें न्यूक्लियर मटेरियल जाएगा। तो देखिए ये अमीबा के कुछ लक्षण हुए। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, प्लियोमॉर्फिक होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से जल संतुलन करता है और कूटपाद यानी पादाभों से प्रचलन करता है। 2 प्रकार के जीव द्रव्य होते हैं, आंतरिक जीव द्रव्य में ही सारे कोशिकांग, केंद्रक, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं और भोजन का पाचन फूड वैक्यूल्स के अंदर ही होता है। ये जिस आवरण से, जिस झिल्ली से इसका शरीर घिरा होता है उसे हम पेलिकल कहते हैं और पेलिकल पर सिलिका की परत पाई जाती है और इसका जो साइज है 0.25 mm से 0.6 mm तक होता है। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और वेट सोयल में उपस्थित होते हैं। तो ये जानकारी अमीबा से संबंधित हुई, आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप। अब आता देखिए दूसरा जो प्रोटोजोआ ग्रुप है वो है फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। तो ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होते हैं इनको हिंदी में कहते हैं कशाभिकीय प्रोटोजोआ। तो देखिए कशाभिकीय प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत आता है देखिए यूग्लिना, जो इसके एग्जाम्पल हैं, यूग्लिना आता है। इसके बाद आता है लीशमानिया, लीशमानिया से काला अजार रोग हो जाता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, इस रोग के बारे में। लीशमानिया से ये हो जाता है। यूग्लिना फ्री लिविंग होता है, इससे रोग नहीं होता। अब आता है देखिए इसके अलावा जो लीशमानिया के बाद आता है वो आता है ट्रिपेनोसोमा। एक इसके अंतर्गत ट्रिपेनोसोमा भी एक ऑर्गेनिज्म इसमें आता है, ट्रिप्नोसोमा। और ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाता है, इसे निद्रा रोग जिसे कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग हो जाता है, यानी कि निद्रा रोग। तो निद्रा रोग जो है वो किससे हो जाता है, ट्रिप्नोसोमा से। और काला आजार रोग जो है वो किससे हो जाता है, लीशमानिया से। काला आजार रोग इससे हो जाता है और ये फ्री लिविंग होता है। तो यूग्लिना, लीशमानिया, ट्रिप्नोसोमा आदि कशाभिक प्रोटोजोअन्स हैं, यानी फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें जो गति होती है वो फ्लैजिला से होती है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर हम बताते हैं आपको। देखिए ये यूग्लिना की स्ट्रक्चर है, ये यूग्लिना की शेप है और यूग्लिना में ये मुख होता है इसका, जिसको हम साइटोसोम कहते हैं। और इसका आवरण को, यही आवरण तो वही कहलाएगा, आवरण तो इसका जो बाहरी झिल्ली है उसको तो पेलिकल ही कहेंगे जैसे अमीबा में बताया। और इसका जो मुख है, इसको मुख को साइटोसोम कहा जाता है। इसका जो मुख होता है वो साइटोसोम होता है। और इसमें ये जो है, ये जो पार्ट है ये साइटोफेरिंक्स कहा जाता है, यानी कि ग्रसनी कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे हम ग्रसनी, साइटोफेरिंक्स या ग्रसिका, साइटोफेरिंक्स कहा जाएगा इसको, ये ग्रसनी की तरह। और यहीं से क्या है, एक फ्लैजिला निकलता है, इसका नाम है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लैजिला कहते हैं। यहाँ से ही एक फ्लैजिला निकलेगा और
ये जो युगलिना है, युगलिना का चित्र बना रहे हैं और इस फ्लैजिला द्वारा ही ये मूवमेंट करता है, यानी कि फ्लैजिला द्वारा ही, कशाभ द्वारा ही इसमें गति पाई जाती है। इसको ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त इसमें एक केंद्रक तो होगा ही होगा, न्यूक्लियस भी पाया जाएगा और इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर के हम पार्ट बना रहे हैं, ये जो ग्रीन पार्ट्स हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही इस प्रोटोजोअन को हम जंतु और पौधों के बीच की कड़ी मानते हैं। युगलिना को क्या कहते हैं? ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट एंड एनिमल्स के बीच, यानी कि जंतु तथा पौधों के बीच की कड़ी भी कहलाता है। युगलिना को हम जंतु एवं पौधों के बीच, पौधों के मध्य संयोजक कड़ी है, संयोजक कड़ी है। इससे ये सिद्ध होता है पौधों, जंतुओं का जो विकास है वो पौधों से ही हुआ होगा। इससे ये जैव विकास की पुष्टि भी युगलिना से होती है। इसके अतिरिक्त इसमें एक केंद्रक भी होगा, न्यूक्लियस या केंद्रक। इसमें आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर संचित होता है। और देखिए, इसके अलावा इसके ऊपरी भाग में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है। ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील धानी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें उपस्थित होती है। संकुचनशील धानी जल संतुलन के लिए। और इसका भी जीव द्रव्य क्या है? 2 भागों में बटा हुआ होता है। इसका भी जीव द्रव्य जैसे साइटोप्लाज्म अमीबा में बटा हुआ था, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में, तो इसका जीव द्रव्य भी एक्टो और एंडोप्लाज्म में बटा हुआ होता है। इसको ध्यान रखना आप। ये युगलिना की स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसके एंडोप्लाज्म में फूड वैक्यूल्स हैं और विभिन्न कोशिका अंग, वो सब के सब एंडोप्लाज्म में ही उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है युगलिना की या फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन की। अब देखते हैं, देखिए अगला जो ग्रुप है वो है सीलिएट। अब देखिए आता है तीसरा जो ग्रुप है इसका, वो है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तो देखिए सीलिया, पक्षमाभी भी कह सकते हैं इसको, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, जिसमें पक्षम पाए जाएंगे, पक्षमाभी प्रोटोजोआ इसको कहेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये जो पक्षमाभी प्रोटोजोआ है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए पैरामीशियम की क्या है? पैरामीशियम स्लीपर शेप होता है। इसकी जो आकृति है वो स्लीपर की तरह होती है, जैसे पहनने वाला चप्पल होता है, चप्पल की आकृति की तरह इसका शेप होता है। और इसके ऊपर गति करने के लिए सीलिया पाए जाते हैं। इसके जो, जिसके कारण ये गति करता है, इसके ऊपर शरीर के चारों ओर ये सीलिया उपस्थित होते हैं। तो सीलिया इसके ऊपर पाए जाते हैं। और जीव द्रव्य तो 2 प्रकार का इसमें होता ही है। और इसके अतिरिक्त इसकी में एक मुख खांच होती है। ये इसको ओरल ग्रुप कहते हैं या साइटोफैरिंक्स कहा जाता है। इसको ग्रसनी कहते हैं और इसके मुख को साइटोसोम कहा जाता है। साइटोसोम परिमुख, और ये मुख के आगे का जो भाग है, जो नलिका वाला भाग है, इसको हम साइटोफैरिंक्स कहते हैं। जो भोजन के कारण यहाँ पहुँचते हैं ओरल ग्रुप में, इसको ओरल ग्रुप भी कह देते हैं। मुख खांच है ये साइटोसोम या ओरल ग्रुप।
तो जब खाने के कण इसमें पहुंचते हैं तो यहाँ पर इसके चारों ओर एक झिल्ली बन जाती है और फूड वैक्यूल्स बन जाती है। इसमें इस तरह से फूड वैक्यूल बनती हैं। जैसे अमीबा में जब वो भोजन पकड़ता है तो प्लाज्मा झिल्ली ही उसके चारों ओर एक झिल्ली डेवलप कर देती है और उससे खाद्यधानी बन जाती है और भोजन का पाचन इसमें होता है। और ये खाद्यधानी फिर चारों ओर घूम घूम कर क्या करती है, भोजन का पाचन करती है। साइक्लोसिस, इसको चक्रण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, साइक्लोसिस या चक्रण। तो चक्रण जो है किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। साइक्लोसिस द्वारा ये भोजन का वितरण करती है, घूम घूम कर भोजन का पाचन और भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन साइक्लोसिस द्वारा किया जाता है। बाकी अमीबा क्योंकि प्रोटोजोन है तो इसमें भी दो प्रकार का जीव द्रव्य पाया जाता है। इसके अंदर भी दो प्रकार का जीव द्रव्य होगा, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। इसमें भी होगा, ये एक्टोप्लाज्म होगा और इधर एंडोप्लाज्म, यानी कि दो प्रकार के जो कोशिका द्रव्य इसमें उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। तो दोनों दो प्रकार के केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। इसको कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस यानी कि दीर्घ केंद्रक या गुरु केंद्रक, और छोटे वाले को कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस या लघु केंद्रक। तो इसमें दो प्रकार के केंद्रक उपस्थित होते हैं। जल संतुलन के लिए इसमें भी क्या है, जल संतुलन के लिए इसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उपस्थित होती है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, ये भी परासरण नियंत्रण और जल संतुलन का काम करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसके जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसमें दोनों छोरों पर उपस्थित होती हैं, इस छोर पर भी उपस्थित होगी और यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उपस्थित होती है। और बाकी एंडोप्लाज्म में बाकी जितने भी कोशिका अंग हैं यानी कि सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एंडोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। और इसमें जो अलैंगिक जनन बाइनरी फिशन द्वारा होता है और लैंगिक जनन क्या है, कंजुगेशन द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसकी विशेषता है कंजुगेशन द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा पाया जाएगा, कंजुगेशन द्वारा। कंजुगेशन द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बाय कंजुगेशन यानी कि संयुग्मन द्वारा। तो संयुग्मन द्वारा क्या है, इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, ये इसकी विशेषता है। तो ये किसके द्वारा गति करते हैं, सीलिया के द्वारा। ये क्या कहलाता है, सीलिया। इसीलिए इनको हम सीलिएट प्रोटोजोआ कहते हैं। पक्ष द्वारा ये लोकोमोशन या गति करते हैं, ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट, स्पोरोजोअन्स। अब आता है देखिए नेक्स्ट एंड फोर्थ जो ग्रुप है वो है स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स, तो स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो आते हैं, प्रोटोजोआ। तो इसके अंतर्गत आते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स आदि। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये मलेरिया रोग उत्पन्न कर देता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स द्वारा ही मानव में मलेरिया हो जाता है। और इनकी विशेषता ये है इन जीवधारियों की कि इनमें एक सिंगल जो इसकी जो वयस्क अवस्था है, ये तो केंद्रक होगा न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और इसकी एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों ही होंगे। इसमें भी एक्टोप्लाज्म होगा, एंडोप्लाज्म होगा, दो प्रकार का कोशिका द्रव्य ही पाया जाएगा। और इसमें एक सिंगल स्यूडोपोडियम पाया जाता है, यानी कि कूट पादों का यानी कि प्रचलन अंग नहीं होता। ये स्यूडोपोडियम जो है ये प्रचलन अंग नहीं है, इसीलिए इसमें क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स का यानी कि प्रचलन अंगों का, लोकोमोटरी ऑर्गन्स का पूर्णता अभाव होता है, ये नहीं पाए जाते इसमें, ठीक है, नॉट फाउंड। तो यहाँ पर इनमें अभाव होता है प्रचलन अंगों का, इसकी बात ये एक विशेष बात होती है और ये जो है मलेरिया रोग उत्पन्न कर देते हैं। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है
तो जब प्रजनन में ये संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट या स्पोर बनाते हैं, स्पोरोजोइट्स बनाते हैं, और स्पोरोजोइट्स जो है इनकी संक्रामक अवस्था होती है। ये संक्रामक अवस्था होती है, यानी कि प्रजनन काल में ये क्या करते हैं, स्पोरोजोइट या स्पोर बनाते हैं, यानी बीजाणु बनाते हैं, इसीलिए इनको स्पोरोजोअंस कहा जाता है। तो आज ये टॉपिक यहाँ संघ प्रोटोजोआ, और इसकी ज़्यादा डिटेल स्टडी आपको पढ़नी है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स की, तो इसकी स्टडी आप हमारे इंटरमीडिएट के पाठ में हमने प्रोटोजोआ का, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स का जीवन चक्र या मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र पढ़ाया है। इसमें आप इसकी डिटेल स्टडी हमारे एक इंटरमीडिएट वाले वीडियो में देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।